नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। कहानियों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए लीजिए आज सुनते हैं कहानी अमिट स्मृतियाँ, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी निवास गुप्ता। अपने गृह गांव से दूर जूट मिल के मैनेजर के रूप में कथानायक अंतु को अपनी मां की बीमारी के तार पर गांव पहुंचना पड़ा। विदा लेते समय उसकी मां ने उसे विवाह के लिए बीमारी के तार भेजने को कहा था, जिसे नायक ने मजाक समझ लिया था। लेकिन आज वह दिवंगत हो गई और स्मशान में भी उसके पिता के विवाह की बातें तय हो गई और नई माँ घर में आ गई। वर्षों बाद उसे नई माँ का पिता की बीमारी का तार मिला। फिर वह घर गया जहाँ उसके पिता तो नहीं बचे, लेकिन यह स्पष्ट कर गए कि नई माँ को उन्होंने बेटी की तरह पाला है। कथानायक ने समाज विरोधों को झेलते हुए एक सुधारवादी युवक के साथ अपनी नई माँ का बहन की तरह विवाह किया और घटना चक्र की यह स्मृतियाँ उसकी थाथी बन गई। लीजिए सुनते हैं कहानी अमिट स्मृतियाँ। जन्मभूमि से 1700 मील की दूरी पर मैं एक जूट की लिमिटेड फर्म पर मैनेजर नियुक्त हुआ था। भाग्य और बुद्धि ने साथ दिया और मैं स्वयं भी व्यापारी बन गया। छोटी सी उम्र में ही उस व्यापारी समाज में मेरी धाक जम गई। धन के साथ साथ बुद्धि की भी प्रशंसा होने लगी। मैं अपनी जन्मभूमि में वर्ष में केवल 1 माह के लिए ही जाता था। मैं अपने आप को सुखी समझने लगा था। क्यों न समझता? माता पिता व नन्ही बहन सब ही तो मेरे परिवार में थे। आज प्रातःकाल मुझे तार मिला। तार तो मुझे नित्य ही आया करते हैं, अतः कोई आश्चर्य की बात न थी। उत्सुकता से तार खोला। लिखा था, तुम्हारी माँ सख्त बीमार है और तुमसे मिलने को आतुर है। शीघ्र प्रथम गाड़ी से आओ। तार पड़ते ही आंखें तार पर ही स्थित रह गई। माँ का चेहरा उन चंद अक्षरों में दृष्टिगोचर होने लगा, परंतु कुछ क्षणों में ही होठों पर मुस्कान दौड़ गई। मेरे सामने का दृश्य खींच गया। 3 महीने पहले की ही तो बात है, जब मैं घर से रवाना हुआ था तो विदा के समय माँ ने टीका निकाल श्रीफल हाथ में देते हुए कहा था, अंतु अब मैं तेरी एक न सुनूंगी। इस बार मैं लड़की देखकर तुझे तार देकर बुलाकर ही रहूंगी। तुझे आना ही पड़ेगा। माँ की इस बात पर मैंने कहा था, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। माँ, तू बेकार का तार मत देना। मेरे इस जवाब पर माँ कुछ नाराज हो गई थी, परंतु वह हार कर कहाँ मानने वाली थी। कहने लगी, मैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर तार दूंगी, फिर तो तुझे आना ही पड़ेगा। उसकी इस हठवादिता से मैं झुंझला उठा और बोला, अब तो मुझे हकीकत मालूम हो गई और तेरी बीमारी के तार पर भी न आऊँगा। मेरे इस
नीरस उत्तर पर माँ का हृदय कांप उठा और इस कंपन से मैं भी डर गया। गले में बइयां डालकर कहना पड़ा, अच्छा बाबा, तेरी मर्जी, परंतु देख, बीमारी का तार मत देना, वरना न आऊंगा। मेरे इस उत्तर से माँ की आंखें खुशी से छलक पड़ी और दो गर्म गर्म बूंदों को मैंने अपने गालों पर महसूस किया। इस बीच नन्ही रीता ने आकर कुर्ता पकड़ लिया और हाथ पसार कहने लगी, भैया, मेला इनाम। जेब में हाथ दिया और मैं 5 वर्ष की रीता के हाथ में 5 का नोट रखकर मैं विदा हो गया। इन विचारों ने माँ की बीमारी को संदेह में डाल दिया। विचार दो धारा में बंट गए। हृदय वास्तविकता का निर्णय न कर सका। इस द्वंद्व युद्ध से बेचैनी पैदा कर दी। सत्य मानकर सोचने से भी भय लगता था, परंतु माँ के पास पहुंचना भी जरूरी हो गया था। सायंकाल की गाड़ी से ही रवाना होना पड़ा। ट्रेन में भी मस्तिष्क में द्वंद्व युद्ध मच रहा था। जब बीमारी पर सोचता था तो यह चित्र आंखों के सामने आता था। रीता बिलक बिलक कर माँ माँ चिल्ला रही होगी। पिताजी उदास हो माँ के सिरहाने बैठे होंगे। मामा जी डॉक्टर बुलाने गए होंगे और मैं माँ अचेतना में अंतु अंतु चिल्लाती होगी। इस विचार से मेरा अंतर कांप उठता और रोने को जी आतुर होने लगता और उसी क्षण दूसरा चित्र सामने आता। माँ मुस्कुराती हुई दरवाजा पर मिलेगी। मैं उस पर गुस्से भरी दृष्टि से देखूंगा और कहूँगा, यह क्या नादानी है माँ, मेरा तो रास्ते भर जी जलता आया है, यह क्या मजाक है। फिर वह मुस्कुराएगी और कहेगी, चांदी सी बहू देखी है तेरे लिए, देखेगा तो जी भर जाएगा तेरा, साक्षात लक्ष्मी है। फिर उस चंद्रमुखी को देखूंगा ही, न मालूम कैसी होगी वह। यदि कल्पना ही साकार मूर्ति न हुई तो साफ साफ इनकार कर दूंगा और फिर एक सुखद कल्पना कर मैं स्वयं से ही प्रश्न कर उठता, यदि वास्तव में ही चंद्रमुखी हुई तो। इस कल्पना से मुझे कुछ शांति महसूस होती थी। सुखद दुखद के सम्मिश्रण ने मुझे बेचैन सा कर रखा था। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। तेजी गड़गड़ाहट में मैं किसी भी निश्चय पर ना पहुंच पाता था। स्टेशन आया, फिर घर का चौराहा आया और घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित था उसका बयान करते हुए आज मेरी लेखनी कांप रही है। मकान के चबूतरे पर कई आदमी जमा थे। सफेद व जिरए रंग के साफे व पगड़ी से पहचानने में न आ रहे थे। दाढ़ी मूंछ सफाई किए हुए नातेदारों ने मेरी टैक्सी को घेर लिया, मानो मेरे सामने यमदूत खड़े हों। पिताजी बेटा कहकर रो पड़े थे। नन्ही रीता भैया भैया कहकर बिलक कर मेरी टांगों से चिपक गई थी। मेरी सुखद कल्पनाओं पर दुखद कल्पनाओं ने विजय पा ली थी। उस दृश्य को देखकर मैं अपने को न रोक सका। वेदना से भरा हुआ हृदय चित्कार कर उठा और मैं भी रीता की तरह बिलक कर रो पड़ा। उस समय के मस्तिष्क के उबालों का वर्णन सामर्थ्य से बाहर है।
माँ का शव का श्रृंगार किया जा रहा था। मैं चित्रलिखित सा अपनी उस स्नेहमयी माँ के निर्जीव चेहरे को निरख रहा था। जीवित अवस्था से भी उस समय वह मुझे अधिक सुंदर लग रही थी। मैं भ्रम में पड़ गया था। मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। मैंने अपनी आंखों को हाथ से मसल कर देखा। माँ मानो मुस्कुरा रही है और कह रही है, अंतु अंतु। मैं चीख पड़ा और सबसे लिपट गया। उस समय कितने आदमियों ने मुझे पागल की तरह जकड़ लिया, इसका मुझे भान नहीं। हरिनाम सत्य है कि ध्वनि से अर्थी जुलूस के साथ ले जाई गई, मानो लोग मेरी माँ की जय जयकार कर रहे हों। अपनी प्रिय नेत्री को सवारी पर न ले जाकर लोगों ने कंधे पर उठा लिया हो। माँ के इस सम्मान पर मैं गर्वित हो उठा। कितना हृदय विदारक सम्मान था यह, जिसे देख आंखें ही नहीं हृदय भी रो पड़ता था। स्मशान पर एक 5 फीट लंबी वेदी पर हवन हो रहा था। मैं उस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। कुछ दर्शक मेरे समीप ही खड़े हुए थे। मेरे कानों में कुछ कानाफूसी की सी आवाज आई। एक कह रहा था, अब तो हरिशंकर जी को शादी कर लेनी चाहिए। लड़के का क्या है, वह तो जवान है, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। 42 की उम्र है, कच्ची गृहस्थी है, आखिर बुढ़ापे में सेवा करने वाली और गृहस्थी को संभालने वाली तो होनी ही चाहिए, अन्यथा गृहस्थी को बिगड़ते क्या देर लगती है। दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ है तो ठीक, बड़ी उम्र में वैसे तो लड़की कोई भी नहीं देता, पर शायद रामकरण की लड़की से संबंध पट जावे। इसकी राय दूसरे को भी जंची, शादी तो होगी ही होगी। इन शब्दों ने मुझे चौंका दिया। यह क्या? अरे हाँ, सच ही तो है। माँ ने शादी के लिए ही तो श्रृंगार बनाया था। वह वेदी भी तो शादी की ही है। वेदी को यह बाराती ही तो घेरे हुए हैं। शादी भी अवसर पर यदि शादी की बात ही न की जाएगी तो क्या मातम की बातें होगी। छी छी। मैं चिल्ला उठा और दुल्हन को देखने के लिए वेदी की तरफ दौड़ा, लेकिन फिर आदमियों ने मुझे पागल की तरह जकड़ दिया। बस मुझे इतना ही याद है। लोग कहते हैं मैं वास्तव में पागल हो गया था। अतः और 6-7 महीने तक शादी शादी चिल्लाता रहा था। परंतु आज 1 वर्ष पश्चात ही मुझे फिर माँ मिल गई। यह उन्हीं रामकरण जी की लड़की थी जिन्होंने अपनी गरीबी की लाज एक बूढ़े दामाद को लड़की देकर बचाई थी। जैसे साक्षात लक्ष्मी को मैं पत्नी रूप में साकार चाहता था, वह मुझे माँ के रूप में मिली। कैसा सौभाग्यशाली था मैं। मेरी फिर विदाई का समय आया। माँ ने अपने प्रौढ़ी उम्र वाले पुत्र के तिलक लगाया। मैं भी चरणों में झुक गया, किंतु पुरानी माँ की तरह न तो इस माँ ने मुझे कुछ कहा ही और न मैं गले से बैया ही डाल सका। इस अंतर से मैं सहम सा गया। आज विदा के समय
रीता भी वहाँ न थी। मैंने महसूस किया कि अब मैं इस घर के लिए दूसरा हो गया हूँ। ठेस लिए मैं फिर 1700 मील की यात्रा पर चल पड़ा। पहले ही तार और पत्रों द्वारा मुझे अपनी व्यवसाय की दशा का ज्ञान हो चुका था। जूट के भाव काफ़ी गिर चुके थे। गोदाम में पड़े माल की पूंजी आधी रह गई। लेन देन के आंकड़े को देख मैं घबरा गया, परंतु मैंने हिम्मत न हारी। मुझे आशा थी कि मैं अपनी परिस्थिति को वापस ही काबू में ले लूँगा। ज्यों-ज्यों मैं अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश करता, त्यों-त्यों घाटा अधिक बढ़ता जाता। दलाल लोग कहते, बाबू अभी आपसे भाग्य रूठा हुआ है, कुछ दिनों के लिए व्यापार बंद रखो। इस बात पर मैं दलालों पर खींच उठता और कहता, भाग्य क्या होता है? आलसी और मूर्खों का एक बहाना होता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा रख, यदि कर्तव्य करता जाए तो भाग्य को अपने पास दौड़कर आना पड़ेगा। वह लोग गर्दन हिलाकर चले जाते, परंतु दरअसल गलती पर मैं ही था। भाग्य के बगैर आश्रय इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। अभाग्य में संकट चारों तरफ से घेरे डालता रहा है। भाग्य में चैन सब प्रकार से घुस आता है। इसकी लीला को तो केवल ईश्वर ही जानता है। उल्टा पासा पड़ने के कारण अब लोग मुझे नादान कहने लगे थे। चतुराई की उपमा समाप्त हो गई थी। कर्जे ने मुझे बेईमान का खिताब दिला लिया और इस प्रकार मैं उन भाग्य के खिलाड़ी समाज में असम्मानित बन गया। मुझे जन्मभूमि छोड़े तीसरा वर्ष था। पिताजी के पत्र बराबर मिलते रहते थे, परंतु उन पर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। चिंतित मस्तिष्क में केवल चिंता की ही प्रधान होती है। आज अचानक पिताजी की बीमारी का तार मिला। मस्तिष्क में फिर उबाल शुरू हो गया। मैं जाने के बारे में कोई निश्चय न कर सका, परंतु 2 दिन पश्चात ही एक पत्र और मिला। पत्र नई माँ का था। अंतु स्नेह आशीष। माँ बनने के पश्चात यह मेरा प्रथम पत्र ही है जो मैं तुम्हें लिख रही हूँ। यद्यपि अवस्था में तुम मुझसे काफ़ी बड़े हो, तथापि पद के लिहाज से मुझे तुम्हें केवल अंतु ही संबोधन करना पड़ा है। बुरा न मानना, मैंने यह कभी सोचा ही न था कि माँ से भी बड़ा कहीं बेटा होता है, परंतु इन अनहोनी को भी मानव होनी का रूप ही देते हैं। कैसा नाटक है इस संसार का। तुम्हारे पिताजी की अस्वस्थता दिन व दिन बढ़ती देख मुझे बाध्य होकर तुम्हें तार व पत्र लिखना पड़ा। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तब से ही मैंने उनका स्वास्थ्य खराब देखा है। सौभाग्य से सेवा का अवसर मिलता रहा है, परंतु मालूम ना मालूम विधाता को क्या मंजूर है, जो स्वास्थ्य सुधारने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा है। रीता 10 वर्ष की उम्र में ही इतनी समझदार हो गई है कि मुझे अब तक भी केवल मेहमान ही समझती है।
तुम ही बताओ अंतु, इतनी व्यथा ही मेरे लिए क्या कम है? खैर, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार तुम अपनी इस नई माँ पर तरस खाकर अवश्य आ जाओ। बस इतना ही लिखूंगी। प्रतीक्षा में, तुम्हारी माँ। पत्र पढ़कर मैं द्रवित हो गया। एक एक शब्द में विवशता को करुणा के आवरण में किस प्रकार छिपाया था, मैं अपने आप को न रोक सका और फिर मातृभूमि की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर रीता मिली। मुझे देखते ही खिल उठी, परंतु मैं रीता को देखकर सहम गया। कैसी गंभीरता भर गई थी उसके चेहरे पर। भैया, मेला इनाम मांगने वाली रीता और आज की रीता में कितना अंतर हो गया था। केवल 5 वर्ष में ही चंचलता का इतना बड़ा परिवर्तन, मुझे आश्चर्य हो रहा था। हम दोनों पिताजी के कमरे में दाखिल हुए। माँ उगालदान लिए उन्हें उल्टी करा रही थी। एक हाथ में उगालदान था, दूसरे से पिताजी की कमर सहला रही थी। मैंने एक दृष्टि पिताजी पर और दूसरी माँ पर डाली। माँ की आंखों में विवशता को संतोष के आवरण में और पिताजी की आंखों में अपराध की पलकों की झुकावट मैंने महसूस किया। यह भी जीवन का एक अमिट दृश्य था। मुझे देख पिताजी रो पड़े। मुझसे भी न रहा गया, आंसू टपक ही पड़े। आज पिताजी को संतोष था। मैंने समझा अब वह ठीक हो जाएंगे। रीता उनका सर दबा रही थी। मैं भी उनके समीप ही बैठा हुआ था। इसी बीच माँ आ गई और उन्होंने माँ को भी इशारे से बैठने को कहा और वह भी मेरे समीप आकर खड़ी हो गई। अब पिताजी मसनद के सहारे बैठ गए और कहने लगे, बेटा, बुढ़ापे की सठियाई हुई बुद्धि ने बुढ़ापे में शादी करवा के मेरे जीवन में एक ऐसी भयंकर भूल करवाई है जिससे मृत्यु के पश्चात भी शांति न मिलेगी। मैंने शादी करके इस बाला का ही नहीं बल्कि रीता और तुम्हारा भी जीवन नीरस और बर्बाद कर दिया। परंतु अब क्या हो सकता है? जो होना था वह हो चुका। अब तो केवल बेटा मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मरने के पश्चात तुम इस अपनी नई माँ में और रीता में कोई अंतर मत समझना। पिताजी के इन शब्दों से मैं चीख उठा। पिताजी, यह क्या कह रहे हैं आप? शायद बीमारी ने आपको सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। माँ जैसी पूज्य को भगिनी का स्थान दिला आप माँ का अपमान कर रहे हैं। पिताजी मेरी इस चीख पर गंभीर हो गए। उनकी इस गंभीरता ने मुझे चुप रहने को मजबूर कर दिया। माँ मेरी ओर तथा पिताजी की ओर बारी बारी से देख रही थी। पिताजी फिर कहने लगे, अंतु शादी करते समय अग्नि की साक्षी और मंत्रों की उच्चारणों द्वारा निश्चय ही यह तुम्हारी माँ बन चुकी थी। परंतु इसके पश्चात मेरे मन ने इसे लड़की बनाने का संकल्प कर लिया। मानव हृदय के संकल्प की दृढ़ता के आगे जब ईश्वर को ही
झुक जाना पड़ता है तो अग्नि की साक्षी और मंत्रों के उच्चारण का महत्व ही क्या रहता है। पिताजी की इस तर्क और इस अनोखे संकल्प ने उनकी महानता में चार चांद लगा दिए थे। परंतु इसी बीच उन्हें एक जोर की उल्टी हुई और वे बेदम होकर एक ओर लुढ़क गए। हमारे देखते देखते ही उनका जीवन लीला समाप्त हो गई। मेरा अंतर जोर से फूट फूट पड़ा। औरतें और मर्दों का एक एकत्रित होना आरंभ हुआ। कुछ स्त्रियां मेरी नई बहन के हाथों को पकड़ पत्थर से वार करना ही चाह रही थी कि रीता ने उन्हें रोक लिया। कुछ स्त्रियों ने रीता को पकड़ना चाहा, वह भैया भैया कहकर जोर से चिल्ला पड़ती। रीता की चिल्लाहट से मैं दौड़कर भीतर आया और उस दृश्य को देख फौरन ही अपनी नई बहन को उन लोगों के पंजे से छुड़ाकर एक तरफ खींच लिया। वह सब पलक झपकते ही हो गया। बहन रो रही थी, स्वामी कहकर नहीं बल्कि पिताजी संबोधन करके। परंतु उसकी इस आवाज को कौन सुनता था। इस घटना से औरतों में हंगामा मच गया। खबर मर्दों तक पहुंची। मुझसे न रहा गया और मैं सारी हकीकत उन समाज के ठेकेदारों के सामने रखती। परंतु मेरी बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया और न ही कोई इस नवीनता पर राजी हुआ। यहाँ तक कि वह लोग पिताजी के शव को वैसे ही छोड़ वापस लौट गए। कितना दारुण दृश्य था वह। कुछ युवकों ने साथ दिया। अर्थी उठाई गई। स्मशान भूमि में उसी तरह वेदी द्वारा दाह संस्कार हुआ और क्रियाकर्म के सब ही रिवाज पूरे किए गए। भाग्य ने साथ दिया परंतु समाज ने दुत्कार दिया। अब मैं अपनी नई बहन की शादी कराने की लिए सोचने लगा। मेरे एक वकील मित्र ने मेरा साथ दिया और आज वह दोनों गठबंधन में बंध गए। मेरे विचारों पर एक प्रतिष्ठित निर्धन खानदान के स्वामित्व का भार आ गया और इस विवाह के समर्थन के लिए कटिबद्ध हो गया। रीता अभी पढ़ रही है, इसलिए उसकी मुझे चिंता नहीं। श्रीमती जी के सो जाने पर जब मैं रात्रि की उस नीरवता में विचारों में खो जाता हूँ तो यह अमिट स्मृतियाँ मेरे मस्तिष्क में एक एक करके चक्कर लगाती है और शांति के लिए लेखनी लेकर इन्हें लिखने बैठ जाता हूँ। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। रश्मि फिर हाजिर होगी इसी तरह एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।